हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है सुपर आर्टेक्स में, जहां अभी चल रही है कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें टॉपिक चल रहा है ऐतिहासिक समाज का। मैं हूं पवन पाल और आज का स्पेशल टॉपिक रहने वाला है उत्तर वैदिक कालीन समाज का। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तर वैदिक यानी वैदिक काल के बाद के कुछ इंपॉर्टेंट सामाजिक फैक्ट्स को। फैक्ट नंबर 1 है, उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में बंट चुका था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फ्रेंड्स, ये वर्गीकरण वैदिक काल में ही दिखाई देने लगे थे, मगर उत्तर वैदिक में इसका कठोरता से पालन होना शुरू हो गया। फैक्ट नंबर 2 है, इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गया था, जिससे वर्गों में कठोरता आने लगी। नेक्स्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, जो कठोर होकर विभिन्न जाति और उपजाति में बदलने लगी, जिससे व्यवसाय अब आनुवांशिक होने लगे। मतलब साफ है, जहां अब तक कर्म के आधार पर लोगों की पहचान थी, वो जाति और उपजाति में बदल गई और उनके बच्चों को उसी जाति बंधन के अनुसार ही कर्म करना पड़ता था। संक्षेप में कहूँ तो ये वही बात हुई कि जो बाप करेगा वही बेटे को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही वैश्यों के दिए हुए राजस्व से जीवन निर्वाह करते थे। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ केवल उल्लेख मिलता है, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया गया। पुरोहित लोग ऐत्रेय ब्राह्मण के बताए अनुसार कर्तव्यों का पालन करवाने के लिए क्षत्रियों को प्रेरित करते थे। नेक्स्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को द्विज कहा जाता था। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि द्विज उन्हें कहते थे जिसको उपनयन संस्कार करने का अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था और यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नेक्स्ट है, शिल्पियों में यानी हाथ से कार्य करने वाले कारीगरों में कुछ वर्गों का स्थान काफी ऊंचा था, जिन्हें यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ पहनने का भी अधिकार था। उदाहरण के लिए रथकार यानी रथ बनाने वाला, इसे शिल्पियों में ऊंचा माना जाता था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, फिर गोत्र बहिर्विवाह की प्रथा चल पड़ी। मतलब व्यक्ति पहले किसी ऋषि को अपना गुरु मानता था और उसके नाम को अपनाकर गोत्र बना लेता था, फिर उस गोत्र से बाहर विवाह किया जाता था, यानी समान गोत्र के स्त्री पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री के लिए कृपण शब्द का प्रयोग देखने को मिला है। नेक्स्ट है, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख मिला है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक समाज में अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना का उदय नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, बृहदारण्यक एवं छंदोग्य उपनिषद में चांडाल को भी यज्ञ में शामिल होने का अधिकारी माना गया है। नेक्स्ट है, बृहदारण्यक उपनिषद में सर्वप्रथम ओम शब्द का पूर्ण एवं निश्चित वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में अनेक विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेयी आदि। लेकिन ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में न्यायाधीश को पर्सन विभाग कहा जाता था। सो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक समाज के लिए बस इतने ही फैक्ट्स काफी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।